अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात की अदायगी का आगाज़ हो चुका है। सरबराहान मुमलिकत भी ईरान पहुँच रहे हैं, रूसी सदर भी ईरान पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये आपके सामने इस वक्त ईरानी शहर तबरेज़ के मनाजिर हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरानी सदर की और उनके जो साथ बाकी शहदा हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ईरान के, उनकी जो आखिरी रसूमात है, उनके जो जनाजा है, उनको लेके जाया जा रहा है। एक समंदर है लोगों का जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, अगले मनाजिर में भी मैंने आपको दिखाने हैं, वो भी बड़े ही जिसे कहते हैं कि दिल खराश मनाजिर है नाजरीन। इसके साथ साथ जो सदर का हेलीकॉप्टर था, उनको ये हेलीकॉप्टर क्यों दिया गया? इस हेलीकॉप्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 1960, यानी कम से कम भी ये कोई 60-65 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। हालांकि इसके बरअक्स रशिया के बनाए गए MI-171 हेलीकॉप्टर, जो कि बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होते हैं, इंडिया भी इनको इस्तेमाल करता है, ये हेलीकॉप्टर ईरान के पास मौजूद थे। तो ईरानी सदर को इस दौरे के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों दिया गया, इस सवाल का जवाब हमने ढूंढा है। और ऐसे मौसम में ईरानी सदर को फ्लाई करने की इजाज़त क्यों दी गई, इस सवाल का जवाब भी हमने ढूंढा है। और बड़ा ये हैरान कुन और होश उड़ा देने वाला सवाल है, इसका भी जिक्र इंशाल्लाह मैं वीडियो में करूंगा नाजरीन। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी खबर है वो है भारतीय एम्बेसी पे हुआ है छापा। तेहरान में जो भारतीय एम्बेसी है उस पर छापा हुआ है और अभी अभी खबर मिली है कि एयरपोर्ट पे जाते हुए 2 भारतीय सिफारत खाने के अहलकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर यह आ रही है कि इस काम के अंदर, इस हादसे में कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। और अब जब मैं आपके सामने पूरी सिचुएशन रखूंगा, कुछ सवालात हैं जो मैंने उठाए हैं, जब मैं वो रखूंगा आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसमें कोई ना कोई अंदर का हाथ भी शामिल था नाजरीन। तो ये इतना आसान नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है या समझा जा रहा है नाजरीन। इसके साथ साथ एक ड्रोन फुटेज आई है ईरानी सदर का, हेलीकॉप्टर जहां गिर के तबाह हुआ, वहां पर एक शख्स की मौजूदगी देखी गई। वो आदमी कौन था, क्या वीडियो है, वीडियो में क्या देखा गया, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। इस सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक मंजर दिखाना चाहता हूं। एक बूढ़ी औरत जो कि बैसाखियों के सहारे चल के आ रही है। ये बूढ़ी औरत जो है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की माँ है। और ये जो महल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये ज़रा महल देखिएगा, कितना आलीशान महल है, कितना वसीओ अरीज महल है। ये महल जो है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के का घर है। ज़रा ये देखिए और मुलाहजा कीजिए। जी नाजरीन, आपने इस बूढ़ी औरत को देखा, ये ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वालदा है। और ये जो महल नुमा घर है जिसमें एक ही कमरा है और उसी कमरे में सोफ़ा भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है। उस एक कमरे में एक पुराना बोसीदा बेड पड़ा हुआ है। उस एक कमरे के अंदर एक छोटा जो है, वो जो छोटा पंखा नहीं होता, वो लगा हुआ है। इतना सा टीवी लगा हुआ है। ये ईरानी सदर की माँ और उनकी रिहाइश गाह है। ये था इब्राहिम रईसी। ये जो हम कहते हैं ना कि ये आप देखिए कि हमारे महल्लात, हमारे सदर तो छोड़े, हमारा वजीर आजम तो छोड़े, एक आम शख्स का महल इससे कई गुना बड़ा होता है। ये था इब्राहिम रईसी। ये था वो आदमी जिसने इसराइल को तिगनी का नाच नचाया हुआ था। ये था वो इंसान के जिसने मगरिब को आंखों में आंखें डालकर बताया था कि ऐसे तुम फलस्तीन को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये था वो आदमी जिसने तारीख में पहली बार इसराइल पर हमला किया था। आपको पता है इसराइल के बारे में यह तासुर था कि इसराइल नाकाबिल तस्खीर है, कोई मुल्क उस पर हमला नहीं कर सकता। बड़े से बड़े तुर्रम खां अरब ममालिक की जुर्रत नहीं थी कि वो इसराइल की तरफ आंख उठा कर देख सके। और इस आदमी ने एक रात में 300 रॉकेट मार के इसराइल को नाको चने चबवा दिए थे। ये है इब्राहिम रईसी, सैयद इब्राहिम रईसी। एक तस्वीर आपके सामने मैं लेकर आया हूं नाज़रीन। ये तस्वीर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी की जवानी की तस्वीर है। इनकलाब ईरान के फौरन बाद 1988-79 की ये तस्वीर है। ये आपके सामने है, मुलाजा कीजिए
थोड़ा सा आपको माजी के झरोकों में लेकर जाना मकसूद था नाज़रीन। आ जाते हैं अब अपने मेन मकसद की तरफ। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं, और यहां पे इसको जो है वो मुख्तलिफ अखबारों ने इसको ट्वीट किया है। ईरानियन फोर्सेस जो है उन्होंने कल रात तेहरान में मौजूद भारतीय जो एम्बेसी है उसको उन्होंने सर्च किया, वहां पे उन्होंने एक रेड किया है। उस रेड में उन्होंने कुल लोगों को, किन लोग मतलूब कौन से लोग हैं, कहा जा रहा है कि एक आदमी था जो कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब देखा गया था उनकी फ्लाइट से पहले। वो उस हेलीकॉप्टर के करीब क्या कर रहा था, ये एक मशकूक शख्स है और ताल्लुक इसका इंडियन एम्बेसी से बताया जा रहा है। बात यहां खत्म नहीं होती नाज़रीन। इससे पहले यही अखबार जो है जिसका नाम है PSY वॉर ब्यूरो के नाम से, वो कहता है कि Iranian intelligence services are currently searching for an Indian citizen who was reportedly spotted near President Ibrahim Raisi's helicopter just hours before the president's departure. According to the sources within the intelligence community, this individual was seen behaving suspiciously in the vicinity of helicopter. ये हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द बड़े अजीबोगरीब तरीके से हरकतें कर रहा था। अच्छा, अब एक और सवाल भी है। The presence of foreign national, particularly an Indian citizen, in such close proximity to the president helicopter has raised serious concerns. ऐसे आदमी की प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन से, जिसमें ऐसे सवालात उठते हैं कि जिससे ये शक गुजरता है कि कोई अंदर से मिला हुआ था। कैसे, आइए नाज़रीन इसके ऊपर से मैं पर्दा उठाता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये एक तस्वीर मैं और आपके सामने रख रहा हूं। ये बेसिकली इब्राहिम रईसी की जो मैयत है उनकी तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। ये उनकी लाश, उनकी मैयत पड़ी हुई है। अच्छा, इसको देख के अगर आप एक चीज गौर करें, एक आम इंसान की मैयत इस तरह नहीं होती है। अगर आप इसको देखें तो ये थैलानुमा लग रही है, जैसे किसी शख्स को टुकड़ों में तकसीम हो तो उसको इकट्ठा किया गया हो, तो इस तरह की इमेज बनती है। ये वो वाली मैयत नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख लें कि धड़ जो है वो अजीब तरीके से फूला हुआ है। एक आम शख्स जो है वो इस तरह से नहीं हुआ करता नाजरीन। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ शकूक और उभरे। अब ये एक और फुटेज आपके सामने आ चुकी है। RT उर्दू ने इसको ट्वीट किया है और उसका दावा है कि सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे के करीब ड्रोन फुटेज में एक शख्स का पता चला है। अब देखिए मलबा कहां पड़ा हुआ है और एक शख्स जो है बिल्कुल उसके करीब। ये देख रहे हैं आप, ये शख्स जो है एक हिलता जुलता शख्स आपको दोबारा नजर आएगा। मैं दोबारा कहता हूं, हमारे एडिटर साहब आपको दोबारा दिखाएंगे। क्लोज जैसे उसने किया तो एक शख्स जो है वो वहां पे बहुत करीब है और वो हिल रहा है। ये आप नोट कीजिए। ये शख्स कौन है जो रेस्क्यू करने वालों से पहले वहां पर पहुंच गया? क्या ये कोई मकामी है? वहां का मकामी हो नहीं सकता, बिकॉज ये एक जंगल है, बयाबान जंगल है, यहां पे आसपास कोई आबादी नहीं है। तो इस पर भी शकूक व शुबात उठ रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, अब स्टार्टकॉम ब्यूरो के नाम से एक ट्विटर सारिफ है, उन्होंने बड़े कमालात सवालात उठाए हैं। दोस्तों होता ही है, अब ये गुस्सा बड़ा गौर से सुनने वाला नाज़रीन, होता ही है कि ईरान की जो VIP मूवमेंट है जितनी भी होती है, वो होती है रशियन Mi-171 मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसकी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। ये कुछ इस किस्म का दिखता है। ये है रशिया का 171 मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है जनाब। अच्छा, ये IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये ईरान की जो सबसे बेहतरीन कोर, जैसे हमारे यहाँ मंगला कोर होती है, फलां कोर होती है, ईरान की एक कोर है, इसे कहते हैं पासदाराने इनकलाब या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इनके अंडर Mi-171 रशियन मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो ऑपरेट करता है, ये बेहतरीन क्वालिटी का है। ये वन ऑफ द लेटेस्ट है नाजरीन, और ये बेहतरीन क्वालिटी का है। अच्छा, कहा यह जाता है कि इसके बरअक्स अमेरिकन मेड जो बेल 412 हेलीकॉप्टर था, वो दिया गया था रशियन प्रेसिडेंट को। इसकी जो तारीख पैदाइश है इस हेलीकॉप्टर की, वो है 1960, यानी इसको जो मैन्युफैक्चर जब किया गया वो है 1960। अमेरिका ने चूंकि ईरान पे हर किस्म की पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा
इसके स्पेयर पार्ट्स भी ईरान के पास नहीं थे। इस हेलीकॉप्टर को ईरान ने 1994 में सेकंड हैंड नहीं, थर्ड हैंड खरीदा था। तब से लेके अब तक जोड़ तोड़ करके इसको उड़ा रहे थे। क्योंकि पाबंदी थी इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स भी प्रोक्योर नहीं किए जा सकते थे, लिहाजा ये इंतहाई खस्ता हालत में था। अब इन साहब ने इस सवाल यहां पे ये उठाया है कि इस तरह का हेलीकॉप्टर फॉग में नहीं उड़ सकता। इस तरह का हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड पे मजीद बुलंदी पे परवाज, ज्यादा बुलंदी पे परवाज नहीं कर सकता। अगर विजिबिलिटी जीरो हो जाए तब भी उसके ऊपर उसको नजर कुछ नहीं आएगा। उसमें वो सिस्टम, उसमें जदीद आलात ही नहीं है कि वो ऐसी कंडीशंस में फ्लाई कर सके। जबकि इसके बरअक्स रूस का बनाया हुआ MI-171 जो हेलीकॉप्टर है वो हर तरह की कंडीशन में और खास तौर पे माउंटेन रीजन में, पहाड़ों में, पहाड़ी इलाके में वो ऑपरेट कर सकता है। और यही वजह है कि कश्मीर में पाकिस्तान और इंडिया की जो फौजें हैं वो दोनों यही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है जनाब। अब वो कहते हैं कि क्यों आखिर ये हेलीकॉप्टर दिया गया ईरानियन सदर को, जबकि अमूमी तौर पे वो MI-171 पे सफर किया करते थे। इस रोज ये हेलीकॉप्टर क्यों दिया गया? एक दूसरा, जब इस बात का पता था कि फॉग है और 5 मीटर आप, मैं यहां से लेके इतना फासला होगा मैक्सिमम, मेरे या आपके मेरे कमरे जितना फासला होगा, इससे ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। तो फिर ईरानी सदर को जाने ही क्यों दिया गया? आपको इस बात का पता होगा, अक्सर ऐसा होता था, पाकिस्तान ने, वजीर आजम ने किसी जगह का दौरा करना है बट कहा जाता है कि मौसम की खराबी की वजह से दौरा कैंसिल हो गया। अगर हल्की सा भी मौसम खराब हो तो ऐसी VIP मूवमेंट कैंसिल कर दी जाती है। इतनी डेंस फॉग के अंदर जाने क्यों दिया गया? क्योंकि ऐसी VIP मूवमेंट से पहले हर तरह की वेदर प्रिडिक्शन की जाती है, मौसम की पेशगोई की जाती है, तमाम फैक्टर्स को, तमाम चीजों को मलहूज़े खातिर रखा जाता है, उसके बाद फैसला लिया जाता है कि इतनी बड़ी VIP मूवमेंट होगी। दूसरा, तमाम VIP ऑफिशियल्स को एक ही हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया, हालांकि हेलीकॉप्टर्स 3 थे। देखिए ये प्रोटोकॉल्स होते हैं कि खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ जाए तो अगर ईरानी सदर एक हेलीकॉप्टर में है तो फॉरेन मिनिस्टर दूसरे हेलीकॉप्टर में हो, ताकि कोई एक बच जाए और मामलात को संभाल सके। सबको एक जगह क्यों बिठाया गया? अब ऐसे मामलात में ईरानी सदर या कोई भी जो सरबराह मुमलिकत होता है उनको इस डिटेल का पता नहीं होता, ना ही उनकी जिम्मेदारी होती है। उनके सिक्योरिटी स्टाफ, उनका एविएशन स्क्वाड्रन, ये उनकी जिम्मेदारी होती है चीजें तय करना। तो ये सब किसने और कैसे होने दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पे जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या कोई अंदर का शख्स शामिल था? क्या कोई अंदर का आदमी शामिल था? इस पर मैं बात करूंगा। अगली जो मेरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन वाली चल रही है वो ये है कि एक तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मेरी गुफ्तगू हुई थी एक साबिक विंग कमांडर से जिन्होंने बरतानिया से बाकायदा एयरक्राफ्ट के क्रैश होने पर कोर्स किया है, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन कोर्स किया हुआ है। उन्होंने बताया था कि जहाजों के अल्टीमीटर में अगर तब्दीली कर दी जाए तब भी ऐसा हादसा पेश आ सकता है। एक तो ये। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस जहाज को अमेरिका ने मैन्युफैक्चर किया था, ये अमेरिकन मेड है, और इसके अंदर जो है वो GPS किट इंस्टॉल की गई थी, वो भी अमेरिकन मेड है। तो अमेरिका इसके GPS में टेम्परिंग कर सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? इस पर मेरी इंशाल्लाह अगली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने वाली है, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में शाया करूंगा। उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द ही वो वीडियो जैसे ही पब्लिश हो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।